Good morning, India. This is Amritanshu Vajpayee. I welcome you all on behalf of all the collaborating institutions under this umbrella of Sky Foundation. सभी को सुप्रभात, सभी का नमस्कार और कल बीते हुए हमारे एक पर्व गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अमृतांशु वाजपेयी इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने सभी कोलैबोरेटर्स की तरफ से इग्नाइटेड माइंड्स विपनेट क्लब उत्तर प्रदेश, स्काई एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर क्लब उत्तर प्रदेश, वुमेन लेड साइंस विपनेट क्लब उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ हमारे अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स यूनिवर्स इंटरनेशनल जो कि हमको ज्वाइन कर रहे हैं आज सिएटल यूएस से, और हमारा इंटेलेक्चुअल पार्टनर आकाश गंगा सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी मुंबई एंड आवर टेक्निकल पार्टनर्स द बागलकोट एस्ट्रोनॉमी क्लब कर्नाटका। इन सभी अपने कोलैबोरेटर्स की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप मेरी प्रेजेंटिंग स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि एक नाइट स्काई वॉचिंग का आज एक हम लोगों ने स्पेशल एपिसोड आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। We have tried to present before you the sky watching or the objects that are being available in the skies of India from the month of August to October. Howsoever theory we may talk, but until and unless it comes into the practical life, being applied into the practical life, entire theory is rendered useless. हम लोग कितना भी theoretical बात कर लें, हम लोग कितने भी प्रिंसिपल्स की पढ़ाई कर लें, लेकिन जब तक उन प्रिंसिपल्स को हम लोग अपने असल जीवन में अप्लाई करना नहीं जानते, वो सभी के सभी सैद्धांतिक बातें जो हैं वो व्यर्थ हो जाती हैं। तो आज का जो प्रैक्टिकल सेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक प्रैक्टिकल यात्रा है, एक प्रायोगिक यात्रा है, और जो कि हमारे आज के अतिथि वक्ता श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जी जो कि हम सभी से जुड़ चुके हैं, मैं अपने सभी कोलैबोरेटर्स की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। उनकी तरफ से आज ये प्रायोगिक यात्रा पर आप चलेंगे और इसमें आपको दर्शन होंगे हमारे अगस्त माह से लेकर के अक्टूबर माह, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह, इन 3 महीनों की यात्राओं में। वैसे तो आप जैसे जानते हैं कि ये 3 महीने बदनाम हैं अपने मानसूनी प्रकृति की वजह से, क्योंकि भारत की धरा जो है इस समय मानसूनी बादलों से आच्छादित रहती है। और अक्टूबर के महीने में हमारे जो दक्षिण भारतीय जो प्रांत हैं, विशेषकर तमिलनाडु, जो ईस्टर्न घाट के जो इलाके हैं, उन सभी में रिट्रीटिंग मानसून का फिनोमेना होता है। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है कि लगभग इन 3 महीनों में हम सभी को आकाश दर्शन की संभावनाएं कम रहती हैं। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि everything depends upon the astronomer's luck, and if you are lucky enough, there are a few fabulous, fantastic and fantabulous objects which can give you a superb, splendid view of the sky, night sky, as well as the daytime astronomy as well. So here we present before you a night sky observation sessions of Indian skies from the month of August to October. On behalf of all the collaborating institutions, I welcome the guest of honor, the speaker of the day, the scientific officer, Indira Gandhi Planetarium, Council of Science and Technology, Uttar Pradesh, my elder brother, my friend, philosopher and guide here in localites in the lands of Lucknow, Mr. Sumit Kumar Srivastav. मैं अपने सभी कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस मंच पर डिजिटल राउंड ऑफ अपलॉड के साथ में स्वागत करता हूं अपने बड़े भाई, अपने मित्र, हमारे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला के साइंटिफिक ऑफिसर श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जी का, जो कि एक जाना माना नाम है हमारे न केवल साइंस कम्युनिकेशन में बल्कि साथ ही साथ सीरियस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस में, जिनका 1 दशक से लंबा इतिहास है साइंटिफिक फिनोमेना को ऑब्जर्व करने में। एक गाइड और मेंटोर के तौर पे वो एक जाना माना हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रख्यात हस्ताक्षर है। तो बिना समय गवाए मैं इस डिजिटल फोरम पर अपने अतिथि वक्ता श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जी को इन्वाइट करता हूं। और इससे पहले सुमित जी अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें, मैं 2 बातें अपने सभी एस्टीम्ड ऑडियंस जो कि हमारे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने कहना चाहूंगा। प्रथम कि अमृतांशु वाजपेयी के नाम से आपको अपनी स्क्रीन पर एक प्रेजेंटिंग स्क्रीन नजर आ रही होगी। यू मे बी एबल टू सी प्रेजेंटिंग स्क्रीन, सो आई रिक्वेस्ट यू हम्बली to kindly go to that screen, click over the present icon. There is a pin button there. Until and unless you are pinning over it, the entire pursuit is rendered useless. You will not be able to see the presenting screen. The second option is, the second thing which I wanted to request you humbly is, kindly you have to keep yourself muted in the course of the talk. After the course of the talk, if the situations permit, we will unmute you and you will be able to interact with the guest of the honor of the day.
The thing is, in order to enjoy the real-time presentation, you have to have one thing being done. You have to kindly pin the presenting screen of the author. And I request to all the esteemed audience who are joining not to kindly present their screens, else the presentation will be lost. The only thing is, if you tend to lose your presentation, you have to go and repin the presentation of Amritanshu Vajpayee's screen. There you will be again be able to see the presenting icon. And as I can see that because of some disturbance in the connectivity, I was able to lose the presentation. So I am just going to repin and start sharing my screen again so that you are able to see the entire presentation. With these words of caution, with these words of a few instructions I have rolled out, I just welcome on stage the speaker for the day, Mr. Sumit Kumar Srivastav. Over to you, sir. Okay. Hello everyone. आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है अगस्त से लेके अक्टूबर की नाइट स्काई वॉचिंग पे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगस्त से लेके अगस्त सितंबर का जो महीना होता है पूरी तरीके से बरसात का मौसम होता है। हमारी जो नाइट स्काई होती है कभी कभी पूरी तरीके से क्लाउड कवर होती है, पार्शियली क्लाउड कवर होती है, और बरसात इसमें लगातार डिस्टर्बेंस करती रहती है कि आप बाहर निकल के नाइट स्काई वॉच या स्टार गेजिंग नहीं कर सकते। इवन अपने टेलीस्कोप्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो आप तो कतई नहीं निकाल सकते। तो बट स्टार गेजिंग, नाइट स्काई वॉचिंग मानसून सेशन में स्टार नाइट स्काई वॉचिंग से रिलेटेड समथिंग कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम लोग मानसून सीजन में कर सकते हैं, बट वो हम लोग उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे जो आज टॉपिक मिला है वो ये है कि जो अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में हमारे जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं या फिर जो हमारी नाइट स्काई है उसके बारे में बात करने का कि कौन कौन सी स्टार्स हमें नाइट स्काई में दिखाई दे रहे हैं या फिर कौन कौन से आपके कहते हैं प्लैनेट्स हैं जो नाइट स्काई में दिखाई दे रहे हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। या ओके, सो मैंने जो ये प्रेजेंटेशन रेडी किया है एक्चुअली कल ही रेडी किया है। सो दिस इज अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का नाइट स्काई, जिसमें हम लोग बात करेंगे वो प्लैनेट्स जो नाइट स्काई में हमको दिख रहे हैं। फिलहाल हमको मरकरी भी नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है उसको ऑब्जर्व करना, इसलिए मैं मरकरी को पूरा डिस्क्राइब करूंगा नहीं। और ये मरकरी स्पाइका के साथ चल रहा है। तो हमारे लिए जो मेन प्लैनेट्स हैं वो है हमारा वीनस, मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर, जो हमें थ्रू आउट द अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर हमें दिखते रहेंगे। अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स में हमारे पास स्पाइका, आर्चरस, एंटेरस, डेनिबोला, दबे, पोलैरिस और डेनम, वेगा, अल्टेयर, कैपिला, प्रोसियन, एल्डेब्रॉन, रीगल, सिरस, बिटलजूस। ये स्टार्स हैं, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, और अगर आपकी नाइट स्काई में बादल नहीं है तो आपको ये बहुत ही अच्छे से आपको अलग अलग डायरेक्शंस में दिखेंगे और इनको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पिछली बार के जो भी प्रेजेंटेशंस थे उसमें मैं 10 स्टार्स बताता था, उसमें से कुछ स्टार्स इसमें बढ़े हैं। और अगर अगर जिसको सिर्फ मून वॉचिंग करनी है या मून का बेस्ट व्यू देना है तो आपके लिए अगस्त का जो 23 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय है वो आप लगातार मून को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सितंबर में 1 तारीख से 8 तारीख तक के बीच में, और 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में। अक्टूबर में सिमिलर 1 से 7 और 21 से 31 तारीख के बीच में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे कुछ हमारे पास प्लैनेट के ऐसे एनकाउंटर्स हैं, क्लोज अप्रोचेज हैं, जिसको हम लोग देखेंगे तो काफी ब्यूटीफुल वो स्काई में नजर आते हैं। तो उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, मैंने नाइट स्काई चार्ट्स रेडी किए हैं, ये अगस्त का है। नेक्स्ट, सितंबर एंड अक्टूबर। ये नाइट स्काई चार्ट्स कोई भी आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप ईमेल करेंगे, मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूँ। एक्चुअली हर जगह का, हर लैटिट्यूड का नाइट स्काई चार्ट डिफरेंट डिफरेंट बनाया जा सकता है। ये मैंने लखनऊ के लिए बनाया है। तो नेक्स्ट,
ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मून की। अब जैसा चूंकि मून में अगस्त की, जब हम अगस्त को देखेंगे तो हमारा जो अगस्त है तो 23 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में हमें लगातार हमारा जो हमें वैक्सिंग मून मिलेगा। हमें जो मून का जो फेज है वो लगातार बढ़ता हुआ मिलेगा 25% से लेकर 97% तक। और ये अगस्त के बाद जस्ट 1 सितंबर को ये हमारा फुल मून पे कन्वर्ट हो जाएगा। 1 से 2 सितंबर के बीच में फुल मून पे कन्वर्ट होगा। और अगर आपके पास नाइट स्काई बेहतर है, रेनी सीजन नहीं है, और आपके पास अगर आप मून की फोटोग्राफी करना चाहते हैं या मून को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देन ये आपका 23 तारीख से लेकर 31 तारीख, यानी आज से लेकर 31 अगस्त के बीच में ये फेजेस हैं, इल्यूमिनेशन है जो सबसे बेहतर आपको अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो 23-24 ये 2 दिन आपके लिए बेहतरीन होंगे फोटोग्राफी करने के लिए मून के। नेक्स्ट, सिमिलर सितंबर है जिसमें हमारे पास 2 सितंबर को फुल मून है। और उसके अलावा अगेन हमारे पास जो 1 अक्टूबर को फुल मून आ रहा है, अगर ये 1 अक्टूबर वाला फुल मून हमारा 30 सितंबर को पड़ा होता तो शायद हमें सितंबर में हमें एक ब्लू मून मिलता, लेकिन चूंकि हमें ब्लू मून मिलेगा अक्टूबर में। नेक्स्ट, हाँ, 1 अक्टूबर को हमें फुल मून हमारे पास है, जिसको और उसके साथ ही साथ हमारे पास 31 अक्टूबर को भी एक फुल मून है, जो कि एक महीने में हमें 2 फुल मून मिल रहे। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि हमें एक ब्लू मून मिलेगा अक्टूबर में देखने को, और वो होगा 31 अक्टूबर का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लू मून पड़ेगा वो हमें 31 अगस्त 2023 को ही देखने को मिलेगा। सो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस फुल मून का देखना। जो हमारा अक्टूबर का फुल मून है उसको हम लोग हंटर्स मून के नाम से जानते हैं, और जो हमारा सितंबर का फुल मून है उसे हम लोग फुल हार्वेस्ट मून के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, तो ये कुछ ये फुल हार्वेस्ट मून के बारे में। सबसे पहला हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पड़ेगा वो होगा फुल हार्वेस्ट मून, जो सितंबर के महीने में हमें मिल रहा होगा। सितंबर को 2 2 सेकेंड ऑफ सितंबर को इसको हम लोग फुल हार्वेस्ट मून के नाम से भी जानते हैं। जो हार्वेस्ट मून होता है ये कई सभ्यताओं में इसको एक फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। जो भी इसको ये माना जाता है कि जब फसल कटने वाली होती है उस समय ये फुल हार्वेस्ट मून हमको फसल को काटने के लिए काफी देर तक लाइट प्रकाश प्रदान करता है। और साथ ही साथ में इसको कुछ चाइनीज कम्युनिटी जो है चाइनीज कम्युनिटी में इसको मून केक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसको कई कई सभ्यताओं में अलग अलग कंट्रीज में, जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें आपको ये अलग अलग नामों से इसको सेलिब्रेट लोग करते हैं। उसका सिर्फ एक ही मेन रीजन होता है, वो रीजन होता है कि ये है हार्वेस्ट फुल हार्वेस्ट मून, जो कि हमें सपोर्ट करता है। प्रीवियस टाइम्स में सपोर्ट करता था हमें हार्वेस्टिंग करने में फार्मर्स को और समर क्रॉप्स को। दैट्स वाई इस मून को मैक्सिमम जो भी कम्युनिटीज हैं वो सबके सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं जो फुल हार्वेस्ट मून को नट मून के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन वो नट्स हैं और भी कुछ खाने पीने की चीजें को एक दूसरे को दे के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट वन इज द हंटर मून। काफी डरावना नाम है हंटर मून। अक्टूबर महीने का जो भी अक्टूबर महीने के फुल मून को यानी पूर्णिमा को हम लोग हंटर्स मून के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे शरद पूर्णिमा बोलते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वास्तव में हंटर मून जो होता है ये भी काफी देर तक हमें लाइट, मतलब हमें चूंकि हंटर मून जब भी होता है तो हमें होराइजन के पास में इसका राइज दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काफी देर पहले से हमें जो लाइट मिलनी शुरू हो जाती है, और हमें अपनी जो भी फसल वगैरह काटने पे आसानी होती है। तो ये हमारा एक तरीके से हार्वेस्ट मून की तरीके से ही वर्क करता है। बट हंटर्स मून में ये है कि ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज ने इसको हंटर्स मून नाम दे रखा है, क्योंकि इसके बाद वहां पे सर्दियां चालू हो जाती थी।
जिसकी वजह से वो लोग अपने सर्दियों के खाने के लिए अपने जो भी मीट वगैरह होता था उसके लिए शिकार करते थे, शिकार करके खूब सारा मीट वो इकट्ठा करते थे, और शिकार करने में ये जो चंद्रमा की रोशनी होती थी वो उनको सपोर्ट करती थी। तो दैट्स वाई इसको इसका नाम है हंटर्स मून। लेकिन काफी जगहों पे इसको हैलोवीन वगैरह से भी जोड़ के देखा जाता है। और इसको इसको कुछ सभ्यताएं इसको ये भी मानती कि हंटर मून से हमें जो बीमारियां हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती, इसलिए कुछ सभ्यताओं ने इसका नाम ब्लड मून भी दे रखा है, जिसको आजकल लोग जो चंद्र ग्रहण होता है उसको ब्लड मून बोलते हैं। वास्तव में जो हंटर मून है उसका ही एक सेकंड नाम भी ब्लड मून भी है। और ये भी कई जगहों पे इसके इसे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो और कुछ लोग हंटर मून इस पूर्णिमा के दिन लोग अपने जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनको भी याद करते हैं। तो वास्तव में हिंदू हिंदू सभ्यता में तो इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। कई जगहों पे लोग इससे डरते हैं और कई जगहों पे इसको इसको लेके काफी उत्साह होता है। इसको यहाँ पे जो भी चीजें लेके एक दूसरे को आदान प्रदान की जाती है उसमें सबसे सर्वप्रथम होता है मून केक्स। मून केक्स एक तरीके के मोमोज होते हैं। ये कह सकते हैं जो जापान में, वियतनाम में, साउथ एशियन कंट्रीज में, चाइना में, इन सब में ये कहते हैं इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, द अनदर वन इज ब्लू मून। ब्लू मून हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि हमें ये हर 2.5 साल नियर नियर अबाउट 2.5 साल पे हमें मिलता है। मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि अगर हमें एक महीने में एक से ज्यादा पूर्णिमा मिल जाए, एक से ज्यादा फुल मून मिल जाए, तो जो सेकंड वन जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। इसको जो इससे पहले क्या था कि एक सीजन में अगर हमें 3 से ज्यादा चंद्रमा मिल जाए तो हम लोग उसे ब्लू मून कहते थे। लेकिन जो हम लोग जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है उसके हिसाब से हम लोग यही मानते हैं कि अगर एक महीने में आपको एक से ज्यादा पूर्णिमा मिलती है तो उसे हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। इस बार हमारा जो ब्लू मून है वो 31 अगस्त, वो 31 अक्टूबर, 31 ऑफ अक्टूबर को पड़ेगा। और जो हमारा नेक्स्ट ब्लू मून है वो 31 अगस्त 2023 को पड़ेगा। सो ये काफी रेयर इवेंट है। अगर मतलब इसको हमें तो नोट डाउन करके रख लेना चाहिए कि हाँ 31 अक्टूबर वाला जो डे है उसको हम लोग निश्चित रूप से मून ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करेंगे अगर हम लोग लकी रहे तो। वैसे क्योंकि अक्टूबर में है तो उस वक्त बरसात के चांसेस काफी कम होंगे, लेकिन हाँ एक क्लाउड कवर हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वीनस की। अगस्त सितंबर अक्टूबर में लेट नाइट राइज कर रहा है वीनस इस समय, और जो राइजिंग टाइम ऑफ वीनस है नियर अबाउट 2 AM है। रात में लगभग 2 बजे के आसपास ये राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में। और 14 सितंबर और 14 अक्टूबर को चंद्रमा के साथ में इसके कंजंक्शन हैं। तो ये दो इवेंट हमारे पास हैं, 14 सितंबर और 14 सितंबर एंड 14 अक्टूबर। इसमें हमारे कंजंक्शन होंगे मून के साथ में। और साथ ही साथ जो हमें बेस्ट टाइमिंग है अगर हमें वीनस को ऑब्जर्व करना है, वीनस की फोटोग्राफी करनी है इन तीनों महीनों में, तो वो लगभग 3:30 बजे से लेके भोर तक, यानी कि डॉन के बीच में हमें ये बेस्ट टाइमिंग है कि हम वीनस को ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट, मार्स। द सेकंड प्लेनेट जो हम लोग बात करेंगे वो है मार्स, मंगल ग्रह, लाल ग्रह। अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसको भी हम एकदम आसानी से देख सकते हैं। अगर आप जैसे ही हमारी इवनिंग होती है, शाम होती है, तो हम इसे होराइजन पे देख पाते हैं। और इसकी काफी अच्छी विजिबिलिटी है फ्रॉम मून का वीनस, सॉरी, मार्स का मून के साथ में जो कंजंक्शन है वो 5 6 सितंबर और 29 अक्टूबर के बीच में है। 29 अक्टूबर को है और 6 सितंबर को है। अपोजिशन ऑफ मार्स का भी एक इवेंट हमें मिलेगा, वो होगा 14 सितंबर 2020 को। अपोजिशन ऑफ मार्स क्या होता है, ये जो कंजंक्शन है वो क्या है, उसके बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और बेस्ट टाइम मार्स को देखने के लिए वो है हमारी फ्रॉम सनसेट टू डॉन। ये लगातार हमको नाइट स्काई में दिखाई दे रहा है अगस्त सितंबर और अक्टूबर में। नेक्स्ट, सैटर्न। शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो ये हमें जो इसके वी कैन सी द सैटर्न नियर अबाउट
विद ए गुड विजिबिलिटी फ्रॉम साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हम इसे दक्षिण पूर्व दिशा से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में देख सकते हैं। और शनि ग्रह भी 29 अगस्त, 26 सितंबर और 23 सितंबर इन 3 दिन में मून के साथ में क्लोज एनकाउंटर है इसका, ये कंजंक्शन बना रहा है। और साथ ही साथ हमें अगर हम शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा की बात करें तो ये तीनों एक सीधी रेखा में 28 अगस्त, 30 अगस्त, 24 सितंबर और 26 सितंबर को दिखाई देंगे। ये वो दिन है जिस समय अगर हम इनकी फोटोग्राफी करते हैं या फिर इनको एक सीधी रेखा में इनकी फोटोग्राफ लेने की कोशिश करेंगे तो हमें ये मिलेंगे, बशर्ते हमारा क्लाउड कवर 0 हो या फिर उस डायरेक्शन में ना हो। और शनि ग्रह को जो सैटर्न है उसको देखने का जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो 11 बजे से है, रात में 11 बजे से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर के बारे में, जुपिटर को हम लोग बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये इसकी जो विजिबिलिटी रात में लगभग 10 बजे तक है। और 28 अगस्त, 25 सितंबर, 22 अक्टूबर को इसकी क्लोज एनकाउंटर्स है मून के साथ में। साथ ही साथ जो इसकी बेस्ट टाइमिंग है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में वो लगभग रात में 10 बजे के आसपास है, इसे हम देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। होराइजन से काफी ऊपर होगा और इसे हम आसानी से पहचान भी सकेंगे। नेक्स्ट, नाउ कंजंक्शंस एंड इजीली रिकॉग्नाइजेबल एनकाउंटर्स। नेक्स्ट, कंजंक्शंस क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी बॉडी को किसी भी कोई 2 बॉडीज होती हैं उनका हम क्लोज अप्रोच देखते हैं जो कि लगभग 4 डिग्री या 4 डिग्री से कम होता है, तो उनको हम लोग उनके जो एनकाउंटर है उसको हम लोग कंजंक्शन ऑफ दैट 2 बॉडीज बोलते हैं। यानी कि उन 2 बॉडीज का जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनकी हम कंजंक्शन बोल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कंजंक्शन जो हम लोगों ने जो हमें मिलना है, हम लोग मार्स से लेकर वीनस से लेके चलते हैं, तो वो हमें मिलेगा 14 सितंबर को, वीनस और मून का कंजंक्शन। साथ ही साथ सेम कंजंक्शन हमें मिलेगा 14 अक्टूबर को। ठीक 1 महीने बाद 14 सितंबर और ठीक 1 महीने 14 अक्टूबर को हम लोग इस कंजंक्शन को देख सकेंगे। जो राइज ऑफ वीनस है वो लगभग 2:30 बजे के आसपास है सितंबर में। और ये लगभग हमें पूरे सुबह सूर्योदय होने तक हमें वीनस दिखाई देता है। द एंगुलर डिस्टेंस जो हमें मून और वीनस के बीच में जो सेपरेशन होगा वो नियर अबाउट 4.6 डिग्री होगा। और उसी तरह से 14 अक्टूबर को नियर अबाउट 4.4 डिग्री होगा। और इसको देखने का, इस कंजंक्शन को देखने का जो बेस्ट टाइम है वो है हमारा लगभग 4 बजे, दोनों दिन, चाहे वो 14 सितंबर को हम देखें चाहे 14 अक्टूबर को। अगर हम लोग 4 बजे के आसपास उसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमें काफी अच्छा नजर आएगा। नेक्स्ट वन इज मार्स मून कंजंक्शन। मार्स मून कंजंक्शन में मैंने लिखा हुआ 5 सितंबर 6 सितंबर। एक्चुअली क्या है कि जो मार्स मून का जो कंजंक्शन है सितंबर में वो डे टाइम में पड़ रहा है। दैट्स वाई हम या तो उससे पहले देखें या उससे बाद देखें तो हमें जो 5 सितंबर वाली डेट है उस पर हमको ये एक ट्राइंगल के शेप में मार्स उसमें हमें ये काफी, मतलब जो 5 सितंबर है उसमें भी हमें काफी करीब नजर आएगा, 6 सितंबर है उसमें भी हमें काफी करीब नजर आएगा। लेकिन जो इससे 0 डिग्री का मतलब जो एग्जैक्ट इसका कंजंक्शन था लेकिन वो डे टाइम में था, इस वजह से उसको हम देख नहीं सकते। तो इसको हम या तो 5 तारीख को देखें, 6 तारीख को देखें, हमें क्लोज एनकाउंटर नजर आएगा। साथ ही साथ अगर हम इसको 29 अक्टूबर को देखेंगे तो भी इसे क्लोज एनकाउंटर नजर आएगा जो कि 3.3 डिग्री होगा। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये सारी मैंने स्टेलरियम से स्क्रीन शॉट्स लिए हैं। और ये जो फोटोग्राफ है मार्स मून कंजंक्शन का ये हमारा 29 अक्टूबर का है। इस कंजंक्शन को देखने का जो बेस्ट टाइम है वो रात में 10 बजे से है ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, सैटर्न मून कंजंक्शन, शनि ग्रह एवं चंद्रमा का कंजंक्शन। ये होगा हमारा 29 अगस्त, 26 सितंबर एंड 23 अक्टूबर। 29 अगस्त, 26 सितंबर और 23 अक्टूबर को। 29 अगस्त को चंद्रमा शनि ग्रह के सबसे ज्यादा करीब होगा
और इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो 2.3 डिग्री होगा। और ये रात में लगभग 10:10 पर साउथ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा करीब आएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से 26 सितंबर को इनके बीच की जो सेपरेशन है वो घट के 1.7 डिग्री रह जाएगी। लेकिन ये कंवेंशन सेम दिन के समय होगा, इसलिए हमें जब इसको नाइट स्काई में देखेंगे तो इनका जो सेपरेशन होगा नियर अबाउट 2 डिग्रीज होगा। और इसको हम 25 सितंबर को भी देख सकते हैं और 26 सितंबर को भी देख सकेंगे हम साउथ डायरेक्शन में। हमें शनि ग्रह और चंद्रमा का कंजंक्शन एक बार और देखने को मिलेगा, जो कि होगा 23 अक्टूबर को, और इनके बीच की जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो होगा 2.3 डिग्री। और इस ब्यूटीफुल कंजंक्शन को हम देख सकेंगे लगभग रात में लगभग रात में 10:30 के आसपास साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट। ओके, अब हमारे पास लास्ट कंजंक्शन के जो सीरीज है वो है हमारा जुपिटर मून कंजंक्शन। जुपिटर मून कंजंक्शन हमारे पड़ेंगे 28 अगस्त, 25 सितंबर, 22 अक्टूबर को। 28 अगस्त को जो जुपिटर है वो मून चंद्रमा के काफी करीब होगा। उसके बीच जुपिटर और मून के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होगा 1.5 डिग्री होगा। 25 सितंबर को जो एंगुलर सेपरेशन होगा 1.7 डिग्री होगा। और सिमिलरली 22 अक्टूबर को इनके बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस होगी 2.1 डिग्री होगी, जिससे ये हमें एकदम क्लोज, काफी करीब में नजर आएंगे। और इसको देखने का जो सबसे बेहतरीन समय होगा वो सनसेट से लेकर रात में लगभग 11 बजे के आसपास साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम जुपिटर मून कंजंक्शन को इन डेट्स के बीच में देख सकेंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके, जुपिटर मून एंड सैटर्न मेक्स ट्रायंगल। अगर आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो हमें दो डेट्स ऐसी मिलेंगी जिसमें अगर हम जुपिटर, सैटर्न एंड मून को अगर क्लोजली वॉच करें देन वी गेट अ ट्रायंगल। इट इज नॉट अ समर ट्रायंगल, विंटर ट्रायंगल, एडमंड ट्रायंगल, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी ट्रायंगल है कि आपको जो मून है, सैटर्न है, जुपिटर है, वो एक ट्रायंगल के शेप में ट्रायंगल को फॉर्म करते हुए नजर आएगा। और वो डेट्स है हमारी 29 अगस्त और 25 सितंबर। नेक्स्ट। अपोजिशन ऑफ मार्स। अपोजिशन ऑफ मार्स में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अपोजिशन का फिनोमेना होता क्या है। इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में कहें, जिस समय हमारा सनसेट हो रहा हो और कोई जो दूसरी बॉडी जिसका अपोजिशन हो रहा हो वो उस समय राइज कर रहा हो, यानी जिस समय हमारा सनसेट कर रहा हो और जिस बॉडी का अपोजिशन हो वो राइज कर रहा हो, तो इस फिनोमेना को हम अपोजिशन कहते हैं। जैसे कि 14 अक्टूबर को हमें अपोजिशन ऑफ मार्स नजर आएगा। तो इस समय जिस समय हमारा सनसेट हो रहा होगा ठीक उसी समय सनसेट हमारा वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा होगा, ईस्ट डायरेक्शन से हमारा मार्स राइज कर रहा होगा और ये एग्जैक्टली डायरेक्टली अपोजिट होगा। सिमिलरली जब मार्स हमारा एकदम जेनिथ को ट्रांजिट कर रहा होगा, ठीक उसी समय सन हमारे डायरेक्टली ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिलो द होराइजन, हमारे होराइजन के सबसे नीचे एट अ मिडनाइट होगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट। सो जो अपोजिशंस के जैसे अपोजिशन के काफी जो एस्ट्रोनॉमर्स में लेके उत्साह रहता है, क्योंकि उन्हें थ्रू आउट द नाइट उस प्लेनेट को ऑब्जर्व करने का या अगर उसकी फोटोग्राफी करनी है तो उनको थ्रू आउट द नाइट का टाइम होता है, टाइम इंटर उनके पास होता है जिसमें फोटोग्राफी कर सकें या फिर उसको उसके ऊपर कोई अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकें। और सिमिलरली जो मार्स का अपोजिशन है हमारे 14 अक्टूबर को, ये अपोजिशन होने के साथ साथ ये पेरिगी की अवस्था में भी है, यानी कि क्लोजेस्ट अप्रोच है अर्थ का। पेरिगी द नेक्स्ट टर्म इज अ पेरिगी। पेरिगी क्या होती है? अगर कोई भी जो बॉडी होती है वो किसी दूसरी बॉडी के अराउंड अगर चक्कर लगा रही होती है तो वो एक समय उसके सबसे ज्यादा करीब होती है, एक समय सबसे ज्यादा दूर। और अगर वो बॉडी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही हो तो वो सबसे ज्यादा जब करीब की अवस्था में होगी तो उसको हम बोलेंगे पेरिगी, और जब सबसे ज्यादा दूर की अवस्था में होगी अर्थ से तो उसको हम लोग बोलेंगे अपोगी। तो जो मार्स का क्लोज एनकाउंटर है, मार्स जो अपनी पेरिगी यानी कि धरती से सबसे ज्यादा करीब की अवस्था में है, वो भी हमें 14 अक्टूबर को दिखाई देगा। साथ ही साथ उस दिन अपोजिशन भी है, जिसकी वजह से हमारा जो मंगल ग्रह है वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट और काफी बड़ा नजर आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बोल्ड कर रखी हैं।
कि मार्स का जो डिस्टेंस है, मार्स की जो दूरी है पृथ्वी से, वो हमारा 0.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 2.68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में वेरी करता है। और 14 अक्टूबर के दिन जो हमारी मंगल ग्रह और धरती के बीच की दूरी है वो 0.42 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रह जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज मार्स टुवर्ड्स द अर्थ। ये मंगल ग्रह का अर्थ के रिस्पेक्ट में काफी क्लोज अप्रोच है, और इस दिन हमें काफी ज्यादा ब्राइट एवं लार्ज मार्स दिखेगा, बशर्ते हम इसको टेलीस्कोप से देखें। अगर आप नेकेड आई से देखेंगे देन आपको पूरी रात भर ये दिखाई देगा, लेकिन एक लाल रंग के तारे की तरह, बट आप इसको इजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सैटर्न, मून, जुपिटर इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा आपको इन 3 महीनों में 4 बार ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको ऐसा फील होगा कि सैटर्न, मून, जुपिटर जो है वो तीनों एक सीधी रेखा में आ गए हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है। वो है 28 अगस्त, 30 अगस्त, 24 सितंबर और 26 सितंबर। इन 4 दिनों में आप जब भी नाइट स्काई में देखेंगे शाम होते ही, तो आपको ये तीनों दोनों ग्रह और हमारा मून, हमारा चंद्रमा, ये तीनों एक सीधी रेखा में नजर आएंगे। जिनको एस्ट्रोनॉमी जो सैटर्न या जुपिटर को नहीं पहचान पा रहे, या फिर जिन्होंने अभी नाइट स्काई वॉचिंग स्टार्ट करी है, उनके लिए 28 अगस्त की जो डेट है वो काफी महत्वपूर्ण होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा को पहचान सकते हैं, चंद्रमा के जस्ट ऊपर की ओर सैटर्न और जुपिटर होंगे, जिसको देख के वो आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये सैटर्न है और जुपिटर है। उसके बाद वो धीरे धीरे बाकी ऑब्जेक्ट्स को और स्टार्स को पहचान पाएंगे। 28 अगस्त, 30 अगस्त, 24 सितंबर और 26 सितंबर, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर सैटर्न, मून, जुपिटर इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ तारों की जो कि हमें नाइट स्काई में नजर आएंगे और हम उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में। नेक्स्ट, सबसे पहले है हमारा बीटलजूस। बीटलजूस जो है ये काफी लेट नाइट स्टार है, क्योंकि मेरे पास पहले से इसके बारे में कुछ थोड़ा लिखा हुआ था तो मैंने इसको रखा। ये अगस्त में इसकी जो राइजिंग टाइम है वो लगभग 1 बजे से है, और सितंबर में इसकी राइजिंग टाइम है वो लगभग 11:15 बजे के आसपास आएगा। अक्टूबर में लगभग 10:30 बजे से राइज कर रहा है। जैसे जैसे इसकी राइजिंग टाइम घटता जाएगा हमें इसका जो विंग इंटरवल है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन तब भी इसका जो बेस्ट व्यूइंग टाइम है, या फिर इसको हम काफी जो सबसे अच्छा समय है देखने का, वो लगभग 3:30 बजे से लेके सूर्योदय तक का है। बीटलजूस रात के आकाश का 10वां सबसे ज्यादा चमकदार तारा है, और ये ब्राइटेस्ट स्टार है कॉन्स्टेलेशन ओरियन का। हिंदी में इसे आद्रा तारा के नाम से भी जानते हैं, और बीटलजूस का कलर रेड होता है। मार्स और बीटलजूस में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आपने मार्स को मून के साथ में जो क्लोज एनकाउंटर्स उसके साथ पहचान लिया, देन यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन बीटलजूस एंड मार्स। नेक्स्ट, रीगल की जो डायरेक्शन है, इसको जो ये राइज करेगा, ये सेट होगा, वो है आपकी ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच से ये राइज करेगा। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में ये आपका सेट करेगा। ये सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है हमारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन का, जिसका अभी बीटलजूस ब्राइटेस्ट स्टार था, और ये ब्लू व्हाइट इन कलर है। और ये हिंदी में इसको हम लोग जानते हैं राजन्य तारा के नाम से। अगस्त में बीटलजूस जो है लगभग रात में 1 बजे के आसपास नजर आता, मतलब राइज होगा। सितंबर में 11:15 बजे के आसपास, और अक्टूबर में वही 10:30 बजे के आसपास। जिस समय हमारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन राइज करेगा उसी में हमारा रीगल बीटलजूस दोनों एक साथ राइज करेंगे। और इस ओरियन कॉन्स्टेलेशन को देखने का जो बेस्ट टाइम है वो है लगभग रात में 3:30 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय तक। तो उसी समय हम रीगल और बीटलजूस को आसानी से देख सकेंगे, आसानी से पहचान सकेंगे। नेक्स्ट, जो अगले हमारे 2 स्टार्स हैं
उनका नाम है केपला और अल्डेब्रॉन। केपला अल्डेब्रॉन को जो हम लोग देखेंगे वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में देखेंगे। और केपला को हम लोग गोट स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये ओरिगा कॉन्स्टेलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है और ये हमारे नाइट स्काई का छठा सबसे ज़्यादा ये हमारे नाइट स्काई का छठा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। हिंदी में इसको हम लोग ब्रह्म हृदय तारा के नाम से भी जानते हैं। और जो ओरिगा कॉन्स्टेलेशन है उसको हम लोग ब्रह्म कॉन्स्टेलेशन या फिर ब्रह्म तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि केपला और अल्डेब्रॉन नियर अबाउट एक साथ राइज कर रहे हैं, एक साथ सेट हो रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा राइजिंग टाइम जो है वो एक साथ लिखा हुआ है। राइजिंग टाइम अल्डेब्रॉन और केपला का है रात में 11 बजे। सितंबर में रात में लगभग 9 बजे के आसपास ये राइज कर जाते हैं और अक्टूबर में लगभग ये रात में 8 बजे के आसपास राइज करते हैं। तो अगर आपको केपला और अल्डेब्रॉन को वॉच करना है तो लगभग रात में 1:30 बजे से लेकर सूर्योदय तक आप इसको कभी भी आप देखेंगे, देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द केपला एंड अल्डेब्रॉन। तो अल्डेब्रॉन है वो हमारा वृष तारामंडल या फिर टॉरस कॉन्स्टेलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है और हिंदी में इसको रोहिणी नक्षत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सिरस एंड प्रोसियन, ये दो तारे हैं जो कि आपका काफ़ी लेट इसका इनका राइजिंग टाइम है। अगस्त में है लगभग 3:30 बजे के आसपास भोर में। सितंबर में रात में 1:15 पे, अक्टूबर में लगभग 11:15 पे राइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमको सितंबर या अक्टूबर में इनकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी क्लियर, काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। इन दोनों तारों को एक साथ इसलिए लिखा है मैंने कि प्रोसियन का मतलब ही होता है बिफोर द डॉग और सिरस का जो मीनिंग होता है उसका नाम होता है द डॉग स्टार। सिरस को जो सेकंड नाम है जो उसका जो नेम है वो उसको हम लोग बोलते हैं डॉग स्टार। सिरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कैनिस मेजोरिस। जो सिरस है वो हमारा कैनिस मेजोरिस तारामंडल का सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है और ये पूर्व दिशा एवं दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में हम इसको देख सकेंगे। इसका जो कलर है वो सफ़ेद है और साथ ही साथ इसको डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे मृग व्याध तारा या फिर लुब्ध तारा के नाम से जाना जाता है। जो प्रोसियन है वो कैनिस माइनोरिस कॉन्स्टेलेशन का ब्राइटेस्ट स्टार है और इसको हम हमेशा सिरस से थोड़ा सा ऊपर पाते हैं। इसका जो नाम का प्रोसियन का जो मीनिंग है वही है बिफोर द डॉग। ये हमेशा हमें सिरस से पहले राइज करते हुए मिलेगा। दोनों साथ ही साथ चलेंगे लेकिन ये हमेशा सिरस से थोड़ी देर पहले राइज करेगा। तो अगर हमें इनको वॉच करना है तो वही रात में लगभग 1 बजे के बाद लगभग 2:30-3 बजे के आसपास अगर हम इसका नाइट स्काई ऑब्जर्व करेंगे तो हमें सिरस प्रोसियन मिलेंगे और अक्टूबर में ये हमें काफ़ी क्लियरली विजिबल होंगे आफ्टर 1 PM, आफ्टर 1 AM। नेक्स्ट, पोलैरिस। जो भी जिनके पास भी रिमोट टेलीस्कोप्स होंगे या फिर जो भी आपके इक्वेटोरियल माउंट्स यूज़ करते होंगे उनके लिए पोलैरिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या फिर जो भी अपना एस्ट्रोनॉमी में अपनी नाइट स्काई गेजिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले वो नॉर्थ पोल देखते हैं। नॉर्थ पोल में अगर आपकी सिटी बहुत ही ज़्यादा लाइट पॉल्यूटेड है तो आपको पोलैरिस शायद ना भी दिखे। लोगों में काफ़ी भ्रम होता है कि पोलैरिस जो है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा चमकदार तारा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। पोलैरिस काफ़ी डिम तारा होता है लेकिन उसके बावजूद वो अपने उर्सा मेजोरिस कॉन्स्टेलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट तारा होता है। हिंदी में इसको ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं और जो उर्सा मेजर है उसको हम लोग सप्तर्षि तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। पोलैरिस जो स्टार है वो हमेशा हमारे नॉर्थ की ओर होता है और ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट, ये एक रेफरेंस स्टार की तरह वर्क करता है। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे इक्वेटोरियल माउंट पे जो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं वो हम पोल स्टार से या पोल स्टार से ही ऑब्जर्व करते हैं। नाउ अगर हमारे पास पोलैरिस की अगर हम इक्वेटोरियल माउंट यूज़ कर रहे हैं, हम रिमोट रोबोटिक माउंट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने पोलैरिस को एग्जैक्टली कैलिब्रेट कर लिया है देन हमें उस माउंट को यूज़ करने में कभी कोई दिक्कत आती नहीं। दैट्स वाई कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है, अगर हम नाइट स्काई गए हैं तो सबसे पहले जो हम लोग ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं पोलैरिस।
क्योंकि जो बाकी स्टार्स हैं वो काफी इजीली रिकग्नाइजेबल होते हैं, बट नॉर्थ डायरेक्शन में पोलारिस को ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उससे मेजरमेंट लेना, अगर आपको मेजरमेंट लेने हैं या फिर तो आपको पोलारिस लेना काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, वेगा। वेगा को हिंदी में बहुत ही फेमस नाम है इसका, अभिजीत। अभिजीत तारा के नाम से वेगा को जानते हैं, और ये ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे कॉन्स्टेलेशन लायरा का। और ये इसका जो इसका सेटिंग टाइम है अगस्त में लगभग सुबह 4 बजे, सितंबर में लगभग 2:15 बजे, अक्टूबर में लगभग 12:15 बजे। दैट मीन्स कि जैसे ही हमारा सनसेट हो रहा होगा ये हमारे नाइट स्काई में इजीली विजिबल होगा। इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में हम लोग देख सकेंगे, और ये इजीली रिकग्नाइजेबल इसलिए होगा क्योंकि ये सनसेट के तुरंत बाद हमें नाइट स्काई में दिख रहा है। नेक्स्ट, स्पाइका एंड आर्चरस। स्पाइका विर्गो कॉन्स्टेलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, और हिंदी में इसको चित्रा तारा के नाम से भी जानते हैं, कन्या। और जो हमारा विर्गो कॉन्स्टेलेशन है उसको हम लोग हिंदी में कन्या तारा मंडल के नाम से भी जानते हैं। स्पाइका का जो कलर है, अगर स्पाइका को हम नाइट स्काई में, काफी डार्क नाइट स्काई में अगर हम ढूंढेंगे तो हमें ये हल्की नीले रंग का तारा नजर आएगा, नीले रंग का स्टार नजर आएगा। और जो इसकी सेटिंग टाइम है अगस्त में वो है रात में 9 बजे, और सितंबर में है लगभग शाम को 7 बजे। दैट मीन्स कि सनसेट होते ही नाइट स्काई में हमें दिखने लगेगा, और अगस्त में रात में लगभग 9 बजे तक दिखाई देगा, और सितंबर में लगभग शाम के 7 बजे तक दिखाई देगा। अक्टूबर में इसको देखना काफी मुश्किल होगा क्योंकि ये धीरे धीरे सन के करीब में पहुंच चुका होगा और ये उसके पीछे छिप चुका होगा। दैट्स वाई कि मैंने जो सेटिंग टाइम है अक्टूबर की उसको नहीं लिखा है। आर्चरस जो है वो कॉन्स्टेलेशन बूटस का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, और जो कॉन्स्टेलेशन बूटस है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्वाला तारा मंडल, और जो आर्चरस है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वाति नक्षत्र। इट कैन बी सीन हाई इन नाइट स्काई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और जो इसका सेटिंग टाइम है वो अगस्त में हमारे लगभग 10:15 बजे के आसपास है, सितंबर में लगभग रात में 9 बजे के आसपास है, और अक्टूबर में लगभग 7:15 बजे के आसपास है। इसका मतलब ये है कि सनसेट होते ही, चाहे वो अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, आप इजीली इसको नाइट स्काई में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटारस जो है नाइट स्काई का 15वां सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है। इसको हम लोग एंटारस जो है 15वां सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार है। साथ ही साथ ये कॉन्स्टेलेशन स्कॉर्पियो कॉन्स्टेलेशन का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, और इसको द हार्ट ऑफ स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। जो एंटारस का कलर है वो रेड है, और इसको बिटल जूस का नेग्लेक्टेड ट्विन, इट इज ऑल्सो नोन एज बिटल जूस नेग्लेक्टेड ट्विन के नाम से भी जानते हैं। और एंटारस जो कि हमें नेकेड आई से या फिर टेलीस्कोप से एक सिंगल स्टार के रूप में दिखता है, इसको काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप से अगर देखा जाए, देन इट इज अ बाइनरी स्टार। ये 2 स्टार्स का एक सिस्टम है, इसमें एंटारस ए एंटारस बी है। हिंदी में इसका नाम ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा तारा के नाम से उसको जानते हैं। और अगस्त में इसकी जो सेटिंग टाइम है वो है रात में लगभग 11:50 पे, सितंबर में है 9:48 पे, और अक्टूबर में है लगभग 7:49 पे। नेक्स्ट, इसमें मैंने 3 तारों के बारे में अभी नहीं लिखा है, डब्ल्यू, अल्तिया और पोलेक्स, जिसको मैं जो नेक्स्ट सेक्शन होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास क्लाउडी स्काई है या फिर हमारी स्टॉर्मी नाइट स्काई है, तो उसमें हम लोग नाइट स्काई में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इनके मतलब क्लाउडी स्काई, रेनी स्काई या फिर स्टॉर्मी स्काई के बावजूद, उसमें इन तारों को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज द ISS फ्लाईबाय।
ISS फ्लाईबाय के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि spot.station.nasa.gov इज अ साइट। ये एक साइट है जिस पे आप क्लिक करके आप अपने जो भी आपका एरिया है, जिस एरिया में भी आप रहते हो, उसका नाम डालें या फिर उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को सेट करें। देन ये आपके नाइट स्काई के ऊपर से होके गुजरने वाले आईएसएस का एक टेंटेटिव डेट एंड टाइम आपको बता देता है। साथ ही साथ इसमें आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, तो जिससे आपके ईमेल पे सीधे नोटिफिकेशंस जाते हैं जब भी आईएसएस आपके नाइट स्काई या आपके स्काई के ऊपर से फ्लाई बाय हो रहा होता है। जैसे मैंने लखनऊ के लिए जो निकाला है, नेक्स्ट लखनऊ के लिए आज 23 तारीख को रात में लगभग 5 मिनट के लिए सुबह हमें दिखाई पड़ेगा। ये 4:57 से 4:57 AM से हमें 5 मिनट के लिए दिखाई पड़ेगा। इसी तरह 24 अगस्त को हम देख सकेंगे और 25 अगस्त को देख सकेंगे, 26, 27। ये सिर्फ अगस्त के महीने का हमें निकला है। सिमिलरली अगर आप इसमें रजिस्टर करते हैं spot.station.nasa.gov में, तो ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आप चाहे किसी भी जगह पे, किसी भी लैटिट्यूड पे क्यों ना हो, और ये आपके लैटिट्यूड के हिसाब से आप नोटिफिकेशन भेजेगा कि किस समय आईएसएस आपके ऊपर, आपकी नाइट स्काई में फ्लाई बाय होगा और किस समय होगा। नेक्स्ट, तो मैंने जितनी पिक्स इसमें लगाई हैं वो सारी मैंने स्टेरियम सॉफ्टवेयर से ली हैं। आईएसएस में जो पिक लगाई है वो आईएसएस फ्लाई बाय की, वो मैंने spot.station.nasa.gov से मैंने पिक स्क्रीनशॉट लिया है। और नेक्स्ट, चूंकि मेरा टॉपिक आज मुझे बोला गया था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो भी इम्पोर्टेंट स्टार्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, सेलेक्शन इवेंट्स हैं, उनके बारे में बताने के लिए। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा, अगर स्काई अलाउ करेगा, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे क्लाउडी या रेनी स्काई में नाइट स्काई वॉचिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैसे करें, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें नाइट स्काई वॉचिंग ना करते हुए भी हम उन एक्टिविटीज़ को कर सकेंगे जो आगे हमें काम देंगी। नेक्स्ट, धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन सुमित जी। और उम्मीद रखते हैं अपने ऑडियंस से कि उनको जो है आज का हमारा ये छोटा सा सत्र पसंद आया होगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैं देख सकता हूं कि हमारे चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं जो हमारे फेसबुक लाइव की जो वॉच पार्टीज जा रही हैं, तो उसमें भी जो है कुछ क्वेरीज आई हैं। तो अगर हमारे आज के अतिथि वक्ता साइंटिफिक ऑफिसर श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जी हम सभी लोगों को आज्ञा दें, तो मैं कुछ प्रश्न जो है उनके सामने रखना चाहूंगा जो कि हमारी एस्टीम्ड ऑडियंस की तरफ से उनके पास उनके लिए आए हैं। सुमित जी, क्या आप तैयार हैं? हाँ। तो सबसे प्रथम सवाल जो है मैं रिवर्स में लेना चाहूंगा, लेटेस्ट टू फर्स्ट जी। सुमित जी, एक सवाल जो है वो हमारे एक मित्र की तरफ से फेसबुक पर आया है कि आपने रिप्रेजेंट किया था कि ब्लू मून्स जो है शायद अब हमको जो है आने वाले समय में जल्दी नजर नहीं आने वाले। तो उन्होंने पूछा कि सर, इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ ए टाइम पीरियड पैरामीटर और एनी साइक्लिक पैटर्न बिटवीन दी ब्लू मून्स? क्या कोई ब्लू मून जो है उनके बीच में कोई समय की अवधि होती है कि एक निश्चित अंतराल के बाद ही आपको अगला ब्लू मून दिखाई देगा, कि ये इरेगुलर होते हैं? ये यदि इरेगुलर होते हैं तो क्यों, या इरेगुलर है तो क्यों? ओवर टू यू सुमित जी। लगभग 2.5 साल की अवधि होती है, 2.5 से 3 साल के बीच में ये पड़ता है। कोई रेगुलर पैटर्न तो मतलब इसके बारे में मैंने कभी उतना ज्यादा देखा नहीं, लेकिन लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में हमें रेगुलर जो ब्लू मून है वो मिल जाता है। जो ब्लू मून होता है एक्चुअली डिपेंड करता है पूरी तरीके से जो हमारी लूनर साइकिल होती है उस पे। जो हमारी लूनर साइकिल होती है वो लगभग 29 डेज की होती है। जो हमारा थोड़ा बहुत जो आस बच रहे होते हैं वो मिल के हमें एक एक्स्ट्रा फुल मून देते हैं, जो कि लगभग 2.5 साल के आसपास आता है। और ये अगर इसको देखा जाए तो ये साइकिल फिक्स है कि हाँ, हम इसको अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहें, देन एक ब्लू मून से सेकंड ब्लू मून के बीच का जो टाइम गैप है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन बाद हमारा ब्लू मून आएगा। थैंक यू सुमित जी। और एक सवाल जो है वो शिल्पा एस जी की तरफ से जो है आपके लिए है सुमित सर, कि और साथ ही साथ ममता छाबड़ा मैम भी इस बात को पूछना चाहती हैं कि सर काइंडली प्लीज एक्सप्लेन ए बिट अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
मैं आपके उस प्रेजेंटेशन में आईएसएस की उस फोटोग्राफ पर वापस आ गया हूँ और ऑडियंस की डिमांड है कि सर आप अपने कुछ वक्तव्य में आईएसएस पर कुछ विशेष प्रकाश डालें। शायद इस टॉपिक ने लोगों को काफी एक्साइट किया है, वो उसकी फोटोग्राफी के लिए भी इंटरेस्टेड है। ओवर टू यू सर। ओके। जो आईएसएस है वो एक एक तरीके का स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन इज नथिंग, ये एक अंतरिक्ष यान है। इससे कोई भी स्पेस स्पेस शटल जाके उससे जुड़ सकते हैं, वहां पर रह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और ये लगातार स्पेस में रह सकता है। आईएसएस इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो इसके जो कंजंक्शन है, क्लोज एनकाउंटर्स हैं, उसको भी हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ इसका एनकाउंटर हो रहा है। अगर मैं पीपीटी में देखें तो अगर इस पीपीटी में हम लोग देखेंगे तो मैंने लिख रखा है द वीनस आईएसएस 20 अक्टूबर को वीनस के साथ में आईएसएस का क्लोज एनकाउंटर है। आईएसएस चूंकि इतना आईएसएस अगर नाइट स्काई में देखें तो ये एक हमारी आर्टिफिशियल बॉडी है जो बाकी स्टार्स के अपेक्षा काफी ज्यादा चमकती है। तो वीनस आईएसएस का भी हम क्लोज एनकाउंटर या कह सकते हैं कि हम इसका कंजंक्शन देख सकेंगे 20 अक्टूबर को। और आईएसएस को स्टार्ट किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जेक्सा, ईएसए, नासा और सीएसए और रोस्मोकॉस्मोनॉट यानी कि आपकी रशिया की एजेंसी ने मिलके, ये सब एक साथ मिलके इन्होंने आईएसएस को बनाना शुरू किया था। आईएसएस जो है, जो हमारी अर्थ है उसके सबसे निचली कक्षा में स्थापित है। इससे पहले जो हमारा सबसे पहला स्पेस स्टेशन था वो था मीर, और जो कि आपके रशिया में जो कि सिर्फ और सिर्फ रशिया का था। और मीर के बाद में हमें जो हमारा जो सेकंड स्पेस स्टेशन है जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो हमारा आईएसएस है। और जब आईएसएस पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इसकी पेरिगी की जो अवस्था है, यानी जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है, वो 343 किलोमीटर से, और जो अपोगी की अवस्था है वो लगभग 351 किलोमीटर से। आईएसएस का अगर साइज की बात करें तो ये लगभग आपका एक फुटबॉल के मैदान, फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर होता है। लगभग 12,500 स्क्वायर फीट की जो इसमें जगह होती है वो आपके मतलब उसमें आप रह सकते हैं। 240 फीट लंबा, 356 चौड़ा ये आईएसएस होता है। कोई ना कोई मतलब अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1990 2 नवंबर 2000 मतलब आफ्टर 2 नवंबर 2000 से लेके अब तक लगातार कोई ना कोई जो स्पेस ट्रैवलर है, जो भी हमारे कॉस्मोनॉट्स होते हैं, वहां पे कोई ना कोई बना रहता है। और लगभग 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो आईएसएस में लगातार जाती रहती हैं, वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। अगर हम नाइट स्काई की बात करें तो चूंकि ये कृत्रिम है, ये मैन मेड है, तो उसके बावजूद ये अगर हाँ कहते हैं जो हमारी नाइट स्काई है उसमें ये थर्ड सबसे ज्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है। इस वजह से आईएसएस को लेके हम लोग ज्यादा एक्साइट रहते हैं, या आईएसएस को जो जब हमारे फ्लाई बाय होते हैं तो उनके हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और जो अगर आईएसएस को हम कंपेयर करें एक नॉर्मल जो हमारा एरोप्लेन होता है, तो जो हमारे एरोप्लेन की जो स्पीड होती है वो नियर अबाउट 950 टू 965 किलोमीटर, नियर अबाउट 1000 किलोमीटर होती है, 1000 किलोमीटर पर आवर। जबकि आईएसएस की जो स्पीड होती है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर की होती है, यानी कि ये लगभग 28 गुना ज्यादा तेज, 28 गुना ज्यादा स्पीड से हमारे अर्थ के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है। और इसी वजह से जो आईएसएस पे जो भी कॉस्मोनॉट्स होते हैं, जो भी कॉस्मोनॉट्स होते हैं, उनको एक दिन में लगभग 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त नजर आते हैं। और अगर 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 आपको आईएसएस को स्पॉट करना है कि आप जहां पे भी रहते हो, तो उस प्लेस को आप spot.station.nasa.gov पे सर्च करें। और उसके बाद में जैसे ही आप सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पॉसिबिलिटीज पूछेगा कि आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस जिस दिन आपको आईएसएस आपके नाइट स्काई के ऊपर से दिखेगा, वो अपॉर्चुनिटीज आपको उस महीने की आपको शो कर देगा। अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जाननी है या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो जैसे ही आप नासा spot.station.nasa.gov पे जाते हैं तो वहां पे आप अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर जो भी नाइट स्काई में आईएसएस के फ्लाई बाय हैं, वो आपको आपकी मेल पे एक दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आज आईएसएस निकलने आपकी नाइट स्काई से होकर फ्लाई बाय होगा, कितने बजे होगा, कब होगा, वो सारे आपकी ईमेल पे आ जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और मैं अपने एस्टीम्ड ऑडियंस को और बताना चाहूँ कि आईएसएस के अलावा एक एचएसटी भी है, जिसको भी आप आराम से व्यू कर सकते हैं एज ए स्पेस सैटेलाइट। और सुमित जी, अब हम अपने फाइनल लेग की तरफ बढ़ते हुए कुछ आखिरी चंद सवालों को आपसे लेना चाहेंगे। एक हमारे सुचायन मुखर्जी जी जो है वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। ही वांट्स ए बिट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। वो हमारे ग्रहों की वक्री गति के बारे में आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू सुमित जी। वक्री गति को, जो हमारे रेट्रोग्रेड मोशन है, उसको देखने के लिए आपको लगातार उस प्लेनेट को ऑब्जर्व करना होता है। और अगर आप उस प्लेनेट को लगातार ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि प्लेनेट अचानक से आगे जाने के बाद ये पीछे की ओर जाना शुरू हो गया, और कुछ समय तक वो पीछे की ओर जाने के बाद फिर से आगे की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो जितनी देर के लिए ये हमारा जो एनोमली होती है, यानी कि जो हमें नाइट स्काई में हमें एनोमली दिखती है कि जो हमारा प्लेनेट है वो अभी आगे की ओर मूव कर रहा था, और उसके कुछ दिनों बाद वो पीछे की ओर मूव करने लगा, उसके कुछ दिनों बाद फिर से वो आगे की ओर मूव करने लगा। तो ये जो एनोमली होती है, इसको ही हम लोग रेट्रोग्रेड मोशन के नाम से ऑब्जर्व करते हैं और या जानते हैं। ये सिमिलर, ये जो हमारा जो रिलेटिव जो जैसे कि कोई भी प्लैनेट जो अर्थ से बाहर की ओर हो, और जो मतलब किसी भी प्लैनेट को जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि हमने मार्स का रेट्रोग्रेड मोशन अगर हम दें, तो मार्स और अर्थ के जो स्पीड में रिलेटिविटी की वजह से जब मार्स उसको क्रॉस करता है, और जो अर्थ क्रॉस करती है, तो उनके बीच में ड्यू टू रिलेटिविटी आपको ऐसा लगेगा कि एक समय मतलब मार्स आगे की ओर निकला, फिर वो वापस जाने शुरू होगा, फिर वो वापस आगे को निकलना शुरू होगा। तो ये वास्तव में वो उनकी स्पीड पे कोई असर नहीं हो रहा, कोई भी मतलब उनके पाथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा एक भ्रम होता है, या फिर ये कह सकें कि वो ड्यू टू रिलेटिव मोशन हमको ऐसा नजर आता है कि जो प्लेनेट है वो आगे जाने के बजाय पीछे की ओर जाना शुरू कर रहा है, फिर पीछे से फिर आगे की ओर जाना शुरू कर रहा है। तो जो ये बीच की एनोमली होती है, इसको हम लोग रेट्रोग्रेड मोशन के नाम से जानते हैं। और इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी हमारे रेट्रोग्रेड मोशन का पीरियड होगा, उसको लगातार हमें ऑब्जर्व करना होगा, तब हम जाके समझ पाते हैं कि हाँ, ये रेट्रोग्रेड मोशन इसमें हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अब मैं कुछ आखिरी में से मैं दूसरा सवाल अपने ऑडियंस का फेसबुक से उठा रहा हूँ। और उन्होंने सर एक दो सवाल पूछे एक्चुअली। आपने बीच में बात करी सर कंजंक्शन, अपोजिशन और अकल्टेशन की। तो वो ये चाहते हैं कि कुछ सैद्धांतिक बातें जो है आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन, अपोजिशन एंड अकल्टेशन, एंड एट द सेम टाइम यू वर टॉकिंग अबाउट अपोजिशन ऑफ मार्स। तो वो ये पूछ रहे थे कि अपोजिशन और एक्लिप्स के बीच में फर्क क्या है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को दो टुकड़ों में लें। प्रथम हिस्से में आप कंजंक्शन, अपोजिशन और अकल्टेशन के बारे में बताएं, और उसके दूसरे हिस्से में अपोजिशन और एक्लिप्स का फर्क बताएं। ओवर टू यू सुमित सर। नहीं नहीं, देखिए, जो इक्लिप्स है और जो मतलब कंजंक्शन अपोजिशन तो एक अलग फिनोमिना होगा, लेकिन इक्लिप्स और अकल्टेशन, इनको आप सेम फिनोमिना मान सकते हैं। इक्लिप्स इज अ टाइप ऑफ अकल्टेशन, और जो इक्लिप्स है, अगर मान लीजिए हम अर्थ से हम देख रहे हैं तो हमें दो इक्लिप्स नजर आते हैं, वो होते हैं हमारे लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। उसके अलावा अगर किसी और सेलेस्टियल बॉडी का हमें इक्लिप्स नजर आता है किसी और सेलेस्टियल बॉडी से, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये अकल्टेशन हो रहा है। जैसे अकल्टेशन ऑफ जुपिटर बाय मून, अकल्टेशन ऑफ सैटर्न बाय मून, या फिर किसी एक बॉडी का दूसरी बॉडी को इक्लिप्स कर जाना, ये अकल्टेशन ही कहलाता है। यानी कि उसकी जो लाइट है उसको अर्थ तक आने से, मतलब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो हमारी जो आईसाइट है उसके पीछे चला गया, दैट इज अकल्टेशन। और सेम चीज, सेम फिनोमेना इक्लिप्स में लगता है। तो अकल्टेशन है इक्लिप्स का जो बेसिक प्रिंसिपल वो सेम है, कि कोई भी बॉडी है जिसको हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बीच में कोई सेकंड बॉडी आ गई जिस वजह से हम नेक्स्ट बॉडी को नहीं देख पा रहे, तो दिस इज अकल्टेशन। और दिस इज ऑल्सो यही यही फिनोमेना हम यूज करते हैं हमारे इक्लिप्स में। तो इक्लिप्स को लेके और अपोजिशन को लेके मतलब कंफ्यूज होना चाहिए। अपोजिशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस समय हमारा जो हमारा सूरज है, हमारा सूर्य है, वो सेट कर रहा होता है, ठीक उसी समय हमारा जिस बॉडी का भी अपोजिशन है, जैसे अभी मार्स का अपोजिशन है, तो मार्स जिस समय हमारा सूर्य हमारा डूब रहा होगा पश्चिम दिशा की ओर, ठीक उसी समय ईस्ट डायरेक्शन से आपका मार्स राइज कर रहा होगा।
दैट मीन्स कि अगर हम इसको एक इमेजिनरी लाइन माने तो हमारा मार्स, अर्थ और सन एक सीधी रेखा में, मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट प्लेन वो होंगे। तो अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ ये फायदा होता है कि मतलब ये हमें हम लोग इसलिए इसके लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हमें थ्रू आउट द नाइट, इस दिन से मतलब जिस दिन से अपोजिशन होता है उसके बाद से उसको देखने की जो ड्यूरेशन होती है वो हमको काफी बड़ी मिलनी शुरू हो जाती है। थ्रू आउट द नाइट आप उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे अपोजिशन ऑफ मार्स है तो आप थ्रू आउट द नाइट आप मार्स को ऑब्जर्व कर सकेंगे। और साथ ही साथ में जो अपोजिशन होता है उसके आसपास ही उस ऑब्जेक्ट की पेरिगी भी पड़ती है, नियर अबाउट मैक्सिमम केसेस में पेरिगी भी पड़ती है। जैसे अपोजिशन ऑफ मार्स है तो वो उसी दिन पेरिगी पड़ गई है, कभी कभी उसके आसपास एक दिन आगे एक दिन पीछे, 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे उसकी पेरिगी पोजीशन में पड़ती है। इसका मतलब है कि जब भी अपोजिशन होगा वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा, चमकदार होगा, और काफी अगर हम उसकी फोटोग्राफी करें तो उसके लिहाज से वो हमें उसका जो साइज है वो भी काफी बड़ा मिलता है। अब रही बात कंजंक्शन की, तो जो क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं कंजंक्शन, आप इंफीरियर कंजंक्शन सुपीरियर कंजंक्शन पे मत जाइए कि हाँ कि हम इंफीरियर कंजंक्शन ले रहे हैं सुपीरियर कंजंक्शन। कंजंक्शन में सिर्फ क्लोज एनकाउंटर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि आपको ये लगे कि ये दोनों चीजें करीब में हैं, बहुत काफी करीब में है, तो उसको एक नाम दिया है कि हाँ भाई ये युति पे है, ये काफी करीब में है। इनके बीच का जो डिफरेंस मतलब जो एंगुलर सेपरेशन है, मतलब जो हमें दिख रहा है, जो हमारा दिख रहा है वो लगभग 4 डिग्री या 4 डिग्री से कम है, तो हम लोग उसको कह देते हैं कि भाई ये तो कंजंक्शन में है और ये हमें कंजंक्शन के रूप में नजर आ रहा है। जैसे अभी आपका मून जुपिटर का कंजंक्शन है, या मून या फिर मून और सैटर्न का कंजंक्शन है, मून मार्स का कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन में वो इंफीरियर सुपीरियर कंजंक्शन वाली वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये हमारे काफी करीब में नजर आ रहे हैं। इस वजह से इनके जो बीच का एंगुलर सेपरेशन है वो काफी कम हमें नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कंजंक्शन का नाम देते हैं। तो अपोजिशन इज अ डिफरेंट फिनोमेना, और अपोजिशन और इक्लिप्स में तो कोई रिलेशन नहीं देखा जाएगा। इक्लिप्स अकल्टेशन सेम है, वो कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन जब भी कोई भी बॉडी हमें नाइट स्काई में 4 डिग्री या 4 डिग्री से कम के एंगुलर सेपरेशन पे दिखाई देती है तो वो हमारा कंजंक्शन होती है। और डीप में जाएंगे तो इसके कई पार्ट्स हैं, इंफीरियर कंजंक्शन सुपीरियर कंजंक्शन। इंफीरियर में फिर आपके 2 हिस्से करेंगे, सुपीरियर में 2 हिस्से करेंगे। लेकिन जो इजी टू लर्न वाली लैंग्वेज है वो ये है कि अगर नाइट स्काई में आपको 2 बॉडीज दिख रही हैं, काफी करीब नजर आ रही हैं, आप उनको इजिली रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, देन इट इज ए कंजंक्शन। अगर वो एक दूसरे के ऊपर से होके ओवरलैप करें, तो मतलब एक बॉडी के पीछे दूसरी बॉडी छिप जाए इसी समय, तो वो कंजंक्शन होते होते अकल्टेशन पे पहुंच जाएगा, और फिर अकल्टेशन के बाद फिर कंजंक्शन चलेगा, और उसके बाद में वो आगे की ओर मूव करेगा। लेकिन ये काफी कम होता है कि ऐसा हो कि कंजंक्शन हो, कंजंक्शन के बाद में अकल्टेशन हो, उसके बाद में फिर से वापस आपका कंजंक्शन पोजीशन पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। और अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो एक आखिरी एक छोटी सी क्वेरी थी जो कि एकिरनार स्टार के बारे में है। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने 2020 के नाम से ज्वाइन किया है, और अच्छी भी बात है कि 2020 का दौर है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि एकिरनार का जो स्टार है उसको कहाँ से देखा जा सकता है। तो मैं छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि जो एकिरनार है वो एक्चुअली जो एरिडानस का जो कॉन्सुलेशन है, ये उसमें आप इसको आराम से देख सकते हैं। एकरनार जो है 9th या शायद 10th ब्राइटेस्ट स्टार है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे इस आसमान का 9th ब्राइटेस्ट इसको कहा जाएगा। और इस 9th ब्राइटेस्ट स्टार में अगर आप चाहें तो इसका राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन रफली मैं आपको हल्का सा बता सकता हूँ कि जो इसका आरे है वो शायद 1 आवर और अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट टॉकिंग एग्जैक्ट टर्म्स, यू कैन गूगल इट ऑल्सो, it is somewhere around 1 hour and 37 minutes, and the declination is somewhere around -57 degrees approximately. So you just have to go for that particular constellation of Eridanus, and where you find that Eridanus, it will be somewhere towards above Horologium and towards the left of Hydrus. आप हाइड्रस को देखिए, होरोलोगियम को देखिए, तो उसके ऊपर जो है एक ट्रायंगुलर पैटर्न में आपको एरिडानस दिखेगा, उसमें सबसे ऊपर आपको एकिरनार का जो है स्टार आपको नजर आ जाएगा। तो ये एक बाइनरी सिस्टम है। तो उम्मीद रखते हैं कि आपकी ये क्वेरी भी सेटिस्फाइड हो गई होगी। और जैसे कि अब मैं देख सकता हूँ कि सवाल हमारे पास कई हैं, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है। तो अब मैं अपने सभी मित्रों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा
कि जो आने वाले समय में हमारे सवालों को हम अपने एक्सपर्ट के पास भेजेंगे, आपके सवालों को, और उन सवालों को हमारे एक्सपर्ट के द्वारा समय रहते उत्तरित भी किया जाएगा। और जहां तक आपके सामने बात रही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, क्योंकि इस समय ये सत्र चल रहा है, ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने, दे आर दी यू कैन से हॉट प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन टॉक्ड इज इन द रेफरेंस ऑफ August, September and October only. So yes, if you give us a request, we will make this PPT on a public domain. ये आप ही लोगों की सेवा के लिए ये प्लेटफॉर्म है, आपकी सुविधा के लिए। We are going to share this PPT if available. You can just give us a mail, drop a mail at admin@sky-foundation.org or ignitedminds0001@gmail.com। और जाहिर सी बात है कि हम आपके साथ उस पीपीटी को शेयर कर देंगे, सोशल मीडिया पर भी डालेंगे, courtesy to the freedom that has been given to us by सुमित कुमार श्रीवास्तव जी। तो जैसे कि रैम्स ग्रुप में जो है हमारे सामने एक रिक्वेस्ट करी है श्री SN सुकुमार जी ने, to put the email IDs over this platform to kindly receive the PPT or further information. So I am just typing all the concerned email IDs where you can send your due request, and from where you will be able to receive the PPT concerning the night sky observation session, because there has been very subtle details that have been provided by the speaker of the day, Shri Sumit Kumar Srivastav ji. So with these words, I thank all the esteemed audience who have been here today. मैं अपने अभी सभी अतिथियों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, और विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा अपने आज के अतिथि वक्ता श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जी, वैज्ञानिक अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक अधिकारी श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने आज अपना समय, अपना बहुमूल्य समय हम सभी लोगों को दिया, और नेटवर्क की इस अत्यधिक गंभीर समस्या के चलने के बावजूद भी उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन इन प्रकार हम सभी लोगों के सामने रखा। ड्यूटी फर्स्ट इस प्रोवर्ब पर चलते हुए उन्होंने अपना विशेष समय हम सभी लोगों के सामने निकाला। आप अभिनंदन के पात्र हैं। मैं अपने स्काई एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर क्लब, इग्नाइटेड माइंड्स डिफिनेट क्लब, वुमेन लेड साइंस क्लब के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे वे सभी लोग जो कि पर्दे के पीछे मौजूद रहकर जिन्होंने आज इस विषमतम परिस्थिति में हम सभी लोगों को अपना सहयोग प्रदान किया। विशेष रूप से आभारी हैं स्वप्निल रस्तोगी जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, हर्षिता श्रीवास्तव जी, तथा साथ ही साथ हमारी इनोवर्ज इंटरनेशनल के हमारे रिप्रेजेंटेटिव शुभान घुशाल जी, जिनकी वजह से यह प्रोग्राम आज संभव हो सका। और साथ ही साथ जो हमारे ऑडियंस की रीच आपको इस गूगल मीट पे दिखाई दे रही है, उससे करीब 10 गुनी ज्यादा रीच जो आपको फेसबुक पे नजर आ रही है, उसके लिए मैं विशेष अभिनंदन और आभार देना चाहूंगा मिस्टर अमोक देशपांडे और हमारे विजय कुमार कुलकर्णी सर का, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं बागलकोट एस्ट्रोनॉमी क्लब के, हमारे टेक्निकल पार्टनर्स, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। तथा साथ ही साथ विशेष अभिनंदन आकाश गंगा सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड डॉक्टर भरत अडूर फॉर गिविंग हिज टाइमली एडवाइस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशंस। With these words, I bid you farewell on this platform of Sky Amateur Astronomer Club, Ignited Minds and WLS under the umbrella of Sky Foundation. And kindly stay tuned with us. We have already shared the e-certificate form regarding to which you will be getting the e-certificate. And there is one humble request. हमारा इस लॉकडाउन पीरियड के इस अगस्त का अंतिम एपिसोड हमारा इस एस्ट्रोनॉमी डिलाइट का अगले संडे को होने जा रहा है, जिसमें हमारे एस्टीम्ड वक्ता डॉक्टर के चेन्ना रेड्डी, असिस्टेंट प्रोफेसर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, हम सभी लोगों को अपना एड्रेस देंगे। उनका टॉपिक होगा रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक अनोखी विंडो, अनदर विंडो टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे वो अपना वक्तव्य देंगे। तो आप अपनी उपस्थिति से हम सभी लोगों को आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से अनुग्रहित करें। एक नए हम लोग एस्ट्रोनॉमी के डोमेन, एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक हमारे इन सभी वक्तव्यों में अछूता रहा। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ कि इन द एज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, काइंडली स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. I bid you all a very happy, warm and farewell and happy stay for the upcoming times in this COVID pandemic. With these words, I bid you farewell and declare the formal closure of the session. Thank you. Thanks a lot. The e-certificates will be shared in the due period of time. Thank you.